नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के वायसराय के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल तथा भारत के वायसराय को आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। आज हम भारत के वायसराय अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह है आज के हिसाब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बंगाल के गवर्नर, बंगाल के पहले गवर्नर थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, जबकि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, जबकि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, जबकि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा, आज हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या सिर्फ लॉर्ड क्लाइव। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड क्लाइव का शासनकाल 2 बार रहा है। ये बने थे बंगाल के पहले गवर्नर। इनका प्रथम शासनकाल रहा था 1757 से लेकर 1760। इसके बाद 1760 से 1760 हॉलवेल बंगाल के गवर्नर बने। उसके बाद वेंसीटाट 1760 से 1765 और उसके बाद फिर से आते हैं लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव अर्थात 1765 से लेकर 1767। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ है प्लासी का युद्ध। यह है प्लासी। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ है प्लासी का युद्ध। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ है प्लासी का युद्ध। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ है प्लासी का युद्ध। यह हुआ था प्लासी का युद्ध 23 जून 1757
23 जून 1757 को लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था कलकत्ता। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था कलकत्ता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कलकत्ता। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया द्वैत शासन। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ है श्वेत विद्रोह। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765, जो कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में ही संपादित हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कलकत्ता में हुआ है इन्हीं के शासनकाल में श्वेत विद्रोह। इन्हीं के शासनकाल में हुआ है श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रति वर्ष अंग्रेज सैनिकों को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उपहार तथा दोहरा भत्ता दिया जाता था। इस प्रकार से ब्रिटिश सैनिकों को अर्थात अंग्रेज सैनिकों को दिए जाने वाले उपहार तथा दोहरा भत्ता को बंद कर दिया गया। इसलिए अंग्रेज सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, इसे ही कहा जाता है श्वेत विद्रोह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रथम श्वेत विद्रोह हुआ था बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में। अगर हम बात करते हैं श्वेत विद्रोह की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं श्वेत विद्रोह की, तो पहला श्वेत विद्रोह हुआ है। श्वेत विद्रोह का कारण था अंग्रेज सैनिकों को दिए जाने वाले उपहार तथा दोहरा भत्ता को बंद करना। श्वेत विद्रोह होने का कारण था, श्वेत विद्रोह होने का कारण था अंग्रेज सैनिकों को दिए जाने उपहार, वह दोहरा भत्ता को बंद किया जाना। ध्यान दीजिएगा, प्रथम श्वेत विद्रोह हुआ है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में हुआ है प्रथम श्वेत विद्रोह, जबकि द्वितीय या दूसरा श्वेत विद्रोह हुआ है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम श्वेत विद्रोह हुआ है लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में, जबकि दूसरा श्वेत विद्रोह हुआ है लॉर्ड रिपन के शासन काल में। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से प्लासी का युद्ध हुआ है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। पहला श्वेत विद्रोह हुआ लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जब दूसरी बार बंगाल के गवर्नर बन के आए, तो इनके द्वारा भारत में शासन करने हेतु द्वैत शासन का प्रतिपादन किया गया, अर्थात इनके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार तथा स्थायित्व को कायम करने के लिए एक नीति बनाई गई, एक प्रशासनिक नीति बनाई गई, जिसे कहा जाता है द्वैत शासन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात इस प्रकार से 1765 में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा भारत में प्रशासनिक नीति बनाई गई, जिसे कहा जाता है द्वैत शासन। अर्थात 1765 में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन का भारत में प्रारंभ किया गया। द्वैत शासन का अर्थ होता है
कि प्रशासनिक शक्ति बंगाल के नवाब के पास होगी, लेकिन देशी रियासतों से कर वसूलने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी। इस प्रकार से उत्तरदायित्व वाली शक्ति बंगाल के नवाब को दी गई, लेकिन वास्तविक शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। यही नीति कहलाती है द्वैत शासन। द्वैत शासन का प्रारंभ लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में किया था, अर्थात 1765 में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ। द्वैत शासन के प्रारंभ करता है द्वैत शासन का प्रारंभ किया है लॉर्ड क्लाइव ने। द्वैत शासन का प्रारंभ किया था लॉर्ड क्लाइव ने। द्वैत शासन का प्रारंभ किया है लॉर्ड क्लाइव ने, लेकिन द्वैत शासन की समाप्ति कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। जब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने तो उन्होंने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, अर्थात द्वैत शासन का समापन किया है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ध्यान दीजिएगा। पहले समझते हैं कि यह द्वैत शासन था क्या। ध्यान दीजिएगा, द्वैत शासन की मतलब यह है कि बंगाल के नवाब के पास प्रशासनिक शक्ति दी गई, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है कर वसूलने की शक्ति। इस प्रकार से उत्तरदायित्व की शक्ति बंगाल के नवाब को दी गई, जबकि वास्तविक शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गई। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से द्वैत शासन के अनुसार पहला पकड़ना है बंगाल के नवाब के पास रहती है प्रशासनिक शक्ति, अर्थात इन्हें दिया गया उत्तरदायित्व। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी कर वसूली की शक्ति, अर्थात ईस्ट इंडिया के कंपनी के पास ही आ गई वास्तविक शक्ति। यही था द्वैत शासन, जिसका प्रारंभ किया है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन बाद में जब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने तो इन्होंने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में। इन्हीं के शासन काल में हुआ प्रथम श्वेत विद्रोह, लेकिन दूसरा श्वेत विद्रोह होता है लॉर्ड रिपन के शासन काल में। इन्होंने कलकत्ता, इस समय इनकी राजधानी थी, 1765 में कलकत्ता से ही इन्होंने द्वैत शासन का प्रतिपादन किया, अर्थात प्रारंभ किया। द्वैत शासन का प्रारंभ किया है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन द्वैत शासन का अंत करने वाले बंगाल के गवर्नर है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वैत शासन का अर्थ है कि बंगाल के नवाब के पास होगी प्रशासनिक शक्ति, अर्थात उत्तरदायित्व, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आएगी कर वसूलने की शक्ति, अर्थात वास्तविक शक्ति। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में ही हुआ है इलाहाबाद की संधि। यह पकड़ना है इलाहाबाद, जो आज का है प्रयागराज, यहीं पर हुआ है इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद में हुआ है इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि। इस समय बंगाल के गवर्नर थे
लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में प्रमुख घटनाएं, पहला प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, प्रथम श्वेत विद्रोह 1765 में द्वैत शासन का प्रारंभ लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765। अब हम अगला देखने जा रहे हैं। अगले बंगाल के गवर्नर बनते हैं, अगले बंगाल के गवर्नर बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, बंगाल के अगले गवर्नर आएंगे हॉलवेल। अगला है लॉर्ड हॉलवेल, हॉलवेल, लॉर्ड हॉलवेल, ध्यान दीजिएगा, अगले बंगाल के गवर्नर बन के आते हैं लॉर्ड हॉलवेल। 20 जून 1756 को हुआ था ब्लैक होल की घटना। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद में 146 ब्रिटिश अधिकारियों को 18x16 वर्ग फीट के कमरे में बंद कर देते हैं और अंततः 23 ब्रिटिश अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी की घुटन के कारण मृत्यु हो जाती है। इस 23 में बचने वाले में एक थे हॉलवेल। इसी हॉलवेल ने बाद में ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया। लेकिन जब ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को, तो उस समय तक बंगाल का कोई भी गवर्नर नहीं था। इस प्रकार से हॉलवेल की घटना के समय बंगाल का कोई भी गवर्नर नहीं था, लेकिन ब्लैक होल की घटना का वर्णन करने वाला है हॉलवेल, जो बनता है बंगाल का बाद में गवर्नर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है मुर्शिदाबाद में ही घटना घटी थी, ब्लैक होल की घटना मुर्शिदाबाद। लेकिन ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को। इस समय कोई भी बंगाल का गवर्नर नहीं था, लेकिन हॉलवेल के द्वारा ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया गया। अर्थात हॉलवेल के द्वारा किया गया है ब्लैक होल की घटना का वर्णन, ब्लैक होल की घटना का वर्णन, ब्लैक होल की घटना का वर्णन यह किया गया है हॉलवेल के द्वारा। ब्लैक होल की घटना घटित थी, ब्लैक होल की घटना घटी थी, ब्लैक होल की घटना यह घटी थी 20 जून 1756 को। इस समय कोई भी बंगाल का गवर्नर नहीं था, लेकिन ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया है हॉलवेल ने। ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया हॉलवेल ने, ध्यान दीजिएगा। मुर्शिदाबाद में घटी थी ब्लैक होल की घटना, इसका वर्णन किया गया है हॉलवेल के द्वारा। हॉलवेल के द्वारा ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया गया। आगे हम देखने जा रहे हैं वेंसीटॉट। आगे है बंगाल के गवर्नर वेंसीटॉट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे है बंगाल के गवर्नर वेंसीटॉट, ध्यान दीजिएगा। अगले बंगाल के गवर्नर वेंसीटॉट, ध्यान दीजिएगा, वेंसीटॉट का शासनकाल रहा है 1760 से लेकर 1765। इन्हीं के शासनकाल में घटा है बक्सर का युद्ध। यह है बक्सर, बिहार में यह पकड़ना है बक्सर। वेंसीटॉट के शासनकाल में ही हुआ है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध के समय
बंगाल के गवर्नर थे वेंसी टॉट। वेंसी टॉट के शासनकाल में हुआ है बक्सर का युद्ध, अर्थात 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है बक्सर का युद्ध। इस समय बंगाल के गवर्नर थे वेंसी टॉट, अर्थात वेंसी टॉट के शासनकाल में हुआ है बक्सर का युद्ध। आगे देखते हैं वेरेलस्ट। आगे है बंगाल के गवर्नर वेरेलस्ट, ध्यान दीजिएगा। अगला बंगाल के गवर्नर है वेरेलस्ट। वेरेलस्ट के शासन काल में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला है वेरेलस्ट। वेरेलस्ट, वेरेलस्ट ये पकड़ना है, वेरेलस्ट ध्यान दीजिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसकी युद्ध समाप्ति की संधि हुआ था मद्रास की संधि, अर्थात प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ है वेरेलस्ट के शासन काल में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह चला था 1767 से लेकर 69 तक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसका युद्ध विराम की संधि हुआ था मद्रास की संधि। मद्रास की संधि ध्यान दीजिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 यह हुआ है लॉर्ड वेरेलस्ट के शासन काल में। इस समय बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वेरेलस्ट। लॉर्ड वेरेलस्ट के शासन काल में हुआ है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। अगला देखते हैं कटियर। आगे देखने जा रहे हैं कटियर। लॉर्ड कटियर, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कटियर। लॉर्ड कटियर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड कटियर। अगले बंगाल के गवर्नर हम देखने जा रहे हैं लॉर्ड कटियर, ध्यान दीजिएगा। बंगाल में 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा और इस समय बंगाल के गवर्नर थे कटियर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है बंगाल, जिसमें शामिल है आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। यहां पर बंगाल की हम बात करते हैं तो संपूर्ण बंगाल में 1770 में इस समय बंगाल के गवर्नर थे कटियर, अर्थात कटियर के समय 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा। आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा, ध्यान दीजिएगा। कटियर के समय 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा। 1770 आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा था बंगाल के गवर्नर कटियर के शासन काल में। आगे हम देखने जा रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, ध्यान दीजिएगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे हम देखने जा रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जबकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जबकि
बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अर्थात लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के घाटों को दूर करने हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। अर्थात बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाकर बनाया गया गवर्नर जनरल तथा न्यायिक व्यवस्था हेतु रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत कोलकाता में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु तथा घाटों को कम करने हेतु नियंत्रण को पूर्णता दिया गया गवर्नर जनरल को। अर्थात गवर्नर के पद को समाप्त करके किया गया गवर्नर जनरल के पद का स्थापना तथा न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है कलकत्ता, उस समय का कलकत्ता। इसी समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई तथा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो इस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट का प्रमुख प्रावधान था, रेगुलेटिंग एक्ट का प्रमुख प्रावधान था पहला, बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त किया गया और इसे कन्वर्ट किया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी से भ्रष्टाचार तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के घाटों को दूर करने हेतु बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाकर उसे बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी
का नियंत्रण आ गया सीधे सीधे गवर्नर जनरल के पास में। दूसरा, न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत 1774 में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय या कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय या कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। यह था रेगुलेटिंग एक्ट। 1774 में कलकत्ता में ही कलकत्ता में जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई। जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई कलकत्ता में। ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता में ही जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी से भ्रष्टाचार को दूर करना तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के घाटों को कम करना। इसी उद्देश्य के साथ बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल। इस प्रकार से बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार से इसका मुख्य विशेष बात यह हुआ कि बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल ये बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग ही बनते हैं बंगाल के, यही हुए बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय या कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। ध्यान दीजिएगा, 1774 में ही कलकत्ता में जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई। जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई। कलकत्ता में ही वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में दो प्रमुख संधियां हुआ है जिसके तहत रियासतों का विलय हुआ। पहला पकड़ते हैं फैजाबाद की संधि। पहला हुआ है फैजाबाद की संधि और दूसरा पकड़ना है बनारस की संधि। 1765 में वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1765 में वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ है फैजाबाद की संधि तथा बनारस की संधि। इन्हीं के शासनकाल में हुआ फैजाबाद की संधि 1765 में, फैजाबाद की संधि 1765, और इन्हीं के शासनकाल में हुआ है बनारस की संधि 1765। बनारस की संधि 1765, बनारस की संधि 1765। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में दो प्रमुख संधियां हुआ है 1765 में। पहला है फैजाबाद की संधि, दूसरा पकड़ना है बनारस की संधि। फैजाबाद की संधि, दूसरा है बनारस की संधि। आगे पकड़ना है 1784 ईस्ट इंडिया कंपनी से भ्रष्टाचार को पूर्णतः नियंत्रित करने हेतु रेगुलेटिंग एक्ट में और ज्यादा नियम बनाए गए और यह नया एक्ट कहलाता है पिट्स इंडिया एक्ट।
ध्यान दीजिएगा। अर्थात पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया, नियंत्रक बोर्ड का निर्माण किया गया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को पूर्णतः बोर्ड के हाथ में दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी में लगातार घाटे का मुख्य कारण था भ्रष्टाचार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु तथा घाटे को कम करने हेतु रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक नया कानून बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, जो था पिट्स इंडिया एक्ट। अर्थात वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला देखते हैं 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी से भ्रष्टाचार को दूर करना तथा घाटों को कम करना। इसी उद्देश्य के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, अर्थात नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण बोर्ड के नियंत्रण में आ चुका था। इनका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी से भ्रष्टाचार को दूर करना तथा घाटों को कम करना। अर्थात 1784 में कलकत्ता में आया पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के शासन काल में, 1784 में। और 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई कलकत्ता में ही 1774 जनरल पोस्ट ऑफिस, कलकत्ता में ही 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, और कलकत्ता में ही 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय है कलकत्ता को मुख्यालय बनाते हुए 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार तथा स्थायित्व को बनाए रखने के लिए एक नई प्रशासनिक नीति का प्रतिपादन किया गया, जो था सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। अर्थात वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया एक प्रशासनिक नीति जिसका नाम है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, या इसे ही कहा जाता है घेरे की नीति। इंग्लिश में कहा जाता है रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस नीति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति, रिंग फेंस नीति या रिंग फेंस पॉलिसी के जनक है वॉरेन हेस्टिंग। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार तथा स्थायित्व को बनाए रखने के लिए वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा एक प्रशासनिक नीति का प्रतिपादन किया गया, जिसे कहा जाता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति। इसके तहत इन्होंने ब्रिटिश कंपनी के जहां पर हेडक्वार्टर होता था उसके आसपास के देशी रियासतों को अपना परम मित्र बना लिया।
जिससे ब्रिटिश, अगर ये है ब्रिटिश हेडक्वार्टर, अगर ये है ब्रिटिश हेडक्वार्टर, तो इन्होंने अपने आसपास के देशी रियासतों को, अपने पड़ोसी देशी रियासतों को अपना दोस्त बना लिया, जिससे ये देशी रियासत बन गए, देशी रियासतों को अपना दोस्त बना लिया, जिससे अर्थात मित्र बना लिया, जिससे ये देशी रियासत इस ब्रिटिश हेडक्वार्टर का हो गया बफर स्टेट। ये बन गया बफर स्टेट, अर्थात दुश्मनों से इस प्रकार से इन्होंने रक्षा प्राप्त कर लिया। अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य का यदि कोई दुश्मन है तो उसे पहले लड़ना होगा देशी रियासतों से। तो इस प्रकार से इन्होंने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाया, जिससे इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ तथा प्रशासनिक स्थायित्व की स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति का प्रतिपादन किया गया। वॉरेन हेस्टिंग एकमात्र बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिनके खिलाफ बर्क के द्वारा महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स एकमात्र बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिनके खिलाफ बर्क के द्वारा महाभियोग का मुकदमा लाया गया। महाभियोग का अर्थ होता है पद से हटाने हेतु की गई कार्यवाही। महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। वॉरेन हेस्टिंग एकमात्र बंगाल के गवर्नर थे जिनके खिलाफ बर्क के द्वारा महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो यह है वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1773 में लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त हुआ तथा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद की स्थापना हुई। इस प्रकार से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तथा 1773 में ही जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई कलकत्ता में। 1784 में लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार को दूर करने तथा घाटा को कम करने हेतु एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च सभी शक्तियां नियंत्रक बोर्ड में आ गई, नियंत्रक बोर्ड के नियंत्रण में आ गई। कलकत्ता में ही वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय है कलकत्ता। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति के जनक है वॉरेन हेस्टिंग एकमात्र बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिनके खिलाफ बर्क के द्वारा महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो यह है वॉरेन हेस्टिंग्स।